સીના આ છે ને ઇમ્પેક્ટ ઓફ પુઅર બિઝનેસ કોમ્યુનિકેશન. હવે આપણે છે ને કોઈ બી બિઝનેસ અગર પ્રોગ્રેસ કરવું હોય તો ઇફેક્ટિવ કોમ્યુનિકેશન જરૂરી છે. હવે એમાં છે ને ઇમ્પેક્ટ ઓફ પુઅર કોમ્યુનિકેશન ઇટ્સ માર્કર્સ આર ગિવન બિલો. આ જે ટેબલ આપેલો છે તેમાં એમ્બિગાઇટી એન્ડ પુઅર મોરાલ, એની અગર ક્લેરિટી ના હોય, જે કોમ્યુનિકેશન કરીએ તેમાં ક્લેરિટી ના હોય અને કામ કરવા માટે કોઈ આપને એન્કરેજમેન્ટ ના આપીએ તો શું થાય? તો નેગેટિવ એટીટ્યુડ ડેવલપ થાય, ડિપ્રેશનમાં માણસ આવે અને ફેટિગ એટલે થાકી જાય. લેક ઓફ ફોકસ એન્ડ ડાયરેક્શન, reluctance in work, escaping from taking responsibilities, indecisive behavior. यानी अगर फोकस ना हो, डायरेक्शन ना हो काम के अंदर, तो क्या होगा? काम करेगा नहीं आदमी. दूसरी बात, जवाबदारी से भागेगा और डिसीजन नहीं ले पाएगा. लैक ऑफ डायलॉग यानी बातचीत ना हो किसी के साथ में, तो कन्फ्लिक्ट यानी झगड़े हो सकते हैं, कन्फ्रंटेशन मारामारी, अनफेवरेबल वर्किंग एनवायरमेंट यानी काम में ने दुश्मनी दिखती है, अच्छा एनवायरमेंट नहीं है ये. और पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अगर काम बराबर नहीं करेगा तो काम इनकम्प्लीट रहेगा और फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड, इसको लगेगा कि मैं अलग हो गया सबसे. अब पुअर कम्युनिकेशन कॉजेज नेगेटिविटी but creating a culture of celebrating accomplishments and progress, transparent dialogues and mutual respect can have a positive and healing effect. यानी अगर पुअर कम्युनिकेशन है ना तो नेगेटिविटी तो आती है, लेकिन साथ में उसको करेक्ट भी किया जा सकता है. राइट, अब करेक्ट करने के लिए पहले पता तो चले कि हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस या तो बैरियर्स है कम्युनिकेशन के अंदर. राइट, जैसे यहाँ पे आपको दो अलग अलग तरीके के बैरियर्स बताए. पर्सनल बैरियर्स जो डिपेंड करते हैं पर्सन के ऊपर, और इम्पर्सनल मतलब एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है. अब पर्सनल बैरियर्स में फैक्टर्स जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वो डायरेक्टली एसोसिएटेड या तो रूटेड इंडिविजुअल के साथ में, इंसान के साथ में, उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसकी स्किल, स्टेट ऑफ माइंड, उस वक्त जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है तब उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ये सब उसके पर्सनल बैरियर्स है. पर्सनल बैरियर को अगर कैटेगराइज करना है तो तीन कैटेगरी में कर सकते हो. एक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. अब इसका मतलब क्या? इंसान की हेल्थ और फिटनेस. राइट, ये इंपॉर्टेंट है. ये बैरियर्स में क्या होता है कि फिजिकल इनकैपेबिलिटी या तो डिसेबिलिटी, जैसे कि पुअर आई साइट, दिखता नहीं उसको, डेफनेस, सुनाई नहीं देता, अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट यानी पार्किंसन जैसी बीमारी हो जिसमें हाथ कांपते रहते हैं, बार बार इंसान गिर जाता है. और कई बार ये स्पेशली गिफ्टेड पर्सन, जिसको अपने दिव्यांग बोलते हैं, कैसे लोग ने जिसके हाथ पैर ना हो, ये बायोलॉजिकल या तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इससे इनकैपेसिटी क्रिएट होती है, इंसान काम नहीं कर पाता. अब इसको ओवरकम कैसे किया जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है, थेरेपी, या तो करेक्टिव एड्स यानी कान में सुनने का मशीन आता है वो, यानी चश्मे लगा दो अगर दिखता कम हो तो ये सब ऐसा ही है ना. अगर कुछ किसी को समझाना तो ब्रेल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से अपने सामने वाले को जिसको दिखता नहीं उसको विजन की कमी महसूस नहीं होने देते. फिर दूसरा आता है उसके बाद में साइकोलॉजिकल बैरियर्स. साइकोलॉजिकल का मतलब होता है साइक, उसका रूट है, पर साइक का मतलब अलग है. साइक का मतलब होता है माइंड, पर जहाँ यहाँ पे हम बात करें ना, रिनाउंड साइको एनालिस्ट जिसका नाम था कार्ल जंग, उसने बताया कि भाई साइक आई अंडरस्टैंड द टोटालिटी, यानी सब चीजें आ गई उसमें, ऑल साइकिक प्रोसेसेस, कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस भी. यानी देखने के टाइम पे, जागने के टाइम पे तुम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके जो चीज करते हो वो भी, और विदाउट एनी कंसंट्रेशन कोई भी चीज खाली रिफ्लेक्शन से हो जाती है, रिएक्शन से हो जाती है, वो भी आ गया उसके अंदर. और ये साइक को क्या बोलते हैं? ये जंग सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, a process that aims to maintain balance between opposite qualities while constantly striving for growth, which is termed individuation. अब इंडिविजुएशन का मतलब क्या होता है कि हर इंसान का इंडिविजुएशन अलग अलग होता है. अब इसमें सबके अलग अलग बैरियर्स को कैटेगराइज किया सबसे पहले परसेप्शन के ऊपर, फिर सिलेक्टिविटी, इमोशनल स्टेट, एटीट्यूड, और ये सब चीजें जो है ना वो कम्युनिकेशन को एडवर्सली अफेक्ट करती है. पहला आएगा उसमें परसेप्चुअल बैरियर्स. अब सवाल पहले कि परसेप्शन यानी क्या? परसेप्शन यानी मेंटालिटी,
यानी मैं किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर करता हूँ, सामने जो देख रहा हूँ उसको मैं क्या देखता हूँ, उसको ऑर्गेनाइज करूंगा माइंड में, उसमें से इंटरप्रिटेशन मतलब निकालूंगा और उस इंफॉर्मेशन को अपने सेंसेस में, अपने माइंड से एनालाइज करूंगा। इसमें क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, पहले तो तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस, पहले तुम्हारे साथ में कोई घटना हो गई, वो लर्निंग, तुमने कुछ सीखा हो, एटीट्यूड, तुम्हारा बचपन से क्या एटीट्यूड रहा है, वो तुम्हारा कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, तुम्हारी जरूरत है क्या है, नीड्स, अचीवमेंट, एंड ऑल्सो प्रेजेंट स्टेटस, अभी कौन से स्टेटस लेवल पे हो तुम, ये ह्यूमन परसेप्शन को अफेक्ट करता है। परसेप्शन हर इंसान का अलग होता है। अ वेरी क्लीश वे यानी बेसिक वे, अगर उसको समझना हो तो अपने यहाँ पे देखो ग्लास का एग्जांपल दिया है कि हाफ एम्प्टी बोलेंगे कुछ लोग हाफ फुल बोलेंगे। हाफ फुल बोलने वाले पॉजिटिव है, हाफ एम्प्टी बोलने वाले नेगेटिव लोग हैं। और परसेप्शन क्यों बदलता है, तो पर्सनल, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल डिफरेंसेस के कारण। पर्सनल डिफरेंस यानी इंसान पे बदलता है, जिस सोसाइटी से तुम आते हो, जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन में तुम हो, इससे बदलता है, जिस तरह के कल्चर के अंदर से आते हो इससे। साथ में कुछ फिल्टर्स भी है, रेस, कम्युनिटी, जेंडर यानी मेल फीमेल, एज, ये भी सब एग्जांपल है, ये फिल्टर्स है सब। एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, किस तरह से पले बड़े इंसान, कस्टम्स, रीति रिवाज, बिलीफ सिस्टम, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी हिस्ट्री क्या बोलती है तुम्हारे, और इन्फ्लुएंसेस, लैंग्वेज, ये सब भी उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ये मिस परसेप्शन भी क्रिएट करते हैं तुम्हारे लिए, यानी गलत चीज है। डिफरेंट आइडियाज, कंसेप्ट एंड वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स बेस्ड ऑन वंस लाइफ एंड एक्सपीरियंस, वो परसेप्चुअल बैरियर्स क्रिएट करते हैं। इसमें रॉन्ग परसेप्शन अलाउ नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जो कम्युनिकेशन का गोल है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है इमोशनल बैरियर्स। इमोशंस, इमोशन कम्युनिकेशन में दो तरह से इफेक्ट करता है, एक इनिशिएटर का इमोशन और रिसीवर का। इनिशिएटर यानी बोलने वाले का, रिसीवर यानी सुनने वाले का। इट इज अ साइकोलॉजी कि अगर सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर अपने हैं ना, तो हम तुरंत समझ जाएंगे बात को। Okay, the success and failure of communication depends upon the emotions of the communicators involved. It is the psychology of the communicators which on being associated, जैसे यहाँ लिखा है कि पॉलिटिकल गैदरिंग में अगर मोदी जी भाषण कर रहे हैं, तो जितने लोग मोदी को फेवर करते हैं उनको अच्छा लगेगा और बाकी सबको बुरा लगेगा, क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा ना, तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोगों को वही चीज बुरी लग सकती है। तो यहाँ लिखा है वो पार्टी वुड एग्ज्यूड, एग्ज्यूड का मतलब हाई मोरल। यहाँ लिखा है लीडर एंड पार्टी, एग्ज्यूड यानी मतलब उसको कोऑपरेट करूंगा, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो है ना डेफ ईयर, उसको वो सुनेगा नहीं, वो सामने वाला क्या बोलता है, अगर उसको कोई अनफेवरेबल कोई इंसान दिख जाता है ना, तो उसके बारे में सुनेगा नहीं, वो उसकी बात नहीं सुनेगा। नेक्स्ट कम सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी यानी क्या, हमें ने जो सराउंडिंग चीजें हैं ना, वो उसके बारे में अपने समझते हैं। So when we are surrounded by various sources of information, when each and every piece of information is just a click away, इंटरनेट से बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अपने रियल वर्ल्ड से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते, जो देखते हैं जो सुनते हैं वो, और वर्चुअल वर्ल्ड यानी क्या, वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे भी अपने कलेक्ट कर सकते हो। Selectivity becomes another source of psychological barrier. The reasons one gives regarding selection are rooted in human psychology. One of reasons is time. अलग अलग टाइम पे बात करोगे सिलेक्टिविटी। यहाँ देखो, communicative act, a piece of information, a message might be considered effective at one time, but the same message becomes detrimental. Detrimental मतलब अपोज करते हैं अपने, उसको छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेटर ऑफ कंडोलेंस, यानी कोई मर जाए, श्रद्धांजलि का लेटर लिखते हैं, तो वो लेटर उसके मौत के तुरंत बाद अगर पहुंचे ना उस इंसान के फैमिली मेंबर्स को, तो उस फैमिली मेंबर को अच्छा लगेगा, लेकिन 2 साल बाद भेजो तो क्या फर्क, बराबर ना। तो सिलेक्शन ऑफ टाइम रॉन्ग नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट अभी के अभी सबमिट करो तो समझ में आता है, लेकिन आज ब्लड टेस्ट कराया, रिपोर्ट 4 महीने बाद दे वो, तो ऐसा ही बिजनेस का रिपोर्ट अगर अभी कोई चीज मांगी हो, 4 महीने बाद कोई दे तो कोई मतलब नहीं रखता। अनदर रीजन है कॉन्टेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन
communication may lead to psychological barriers. Consider the situation when you pay more attention to a presentation made by your immediate superior in the boardroom, even though it is not effective in giving a false notion of appreciation. यानी तुमको जो पसंद है ना, वो आदमी जब वहां पे बात करने खड़ा होगा ना, तो तुम उसकी गलत बातों को भी नजरअंदाज करके उसकी तारीफ करोगे। लेकिन अगर कोई इंसान को तुम नहीं पसंद करते, वो खड़ा होगा, तो उस वक्त तुम उसको अच्छी बात भी बोलेगा नहीं, तो भी हम उसको ऐसा बोलेंगे कैसी बात कर रहा है ये। समझे? इसी तरह से किस माहौल में तुम बात करते हो ना, वो भी। जैसे रास्ते पे खड़े रह के बिजनेस की बात करोगे तो सीरियसली कोई नहीं लेगा, लेकिन अगर उसको बुलाया जाए ऑफिस के अंदर प्रॉपरली, या कोई रेस्टोरेंट में बुलाया जाए, अच्छी रेस्टोरेंट में बुलाया जाए, उसके बाद उसके साथ में बात की जाए, तो इंसान ने सीरियसली बात समझेगा। अब ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ओवरकम कैसे किया जाता है? फिजियोलॉजिकल, सॉरी साइकोलॉजिकल। इसमें मार्क ट्वेन ने बताया कि डिफरेंस बिटवीन ऑलमोस्ट राइट और राइट वर्ड वो कैसा है, बताए? लाइटनिंग बग और लाइटनिंग जैसा। लाइटनिंग बग क्या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करता है, और लाइटनिंग तो रियल है ना। दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? ऐसा ही। तुम अगर ऐसा बोलो ने, उसका मतलब यही हुआ ने, वो गलत। सेम जो ने वही चीज चले, सिमिलर नहीं चलती। अब सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब गलत समझना। अगर कोई ऐसा बोले, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स किया जाता है, इसमें कोडिंग और डीकोडिंग मैसेज का गलत तरीके से होता है। जिसमें पर्सनल असिस्टेंट को मैनेजर बोले कि डू द टेबल, तो इसका मतलब क्या होता है? डू द टेबल का मतलब उसको समझ में ना आए शायद। डू द टेबल का मतलब सबसे पहले तो अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द टेबल, टेबल बराबर अरेंज करो। दूसरा, लकड़ी में से टेबल बनाओ। तीसरा, वो टेबल अपने जो एक्सेल शीट में बना देने वैसा टेबल बनाओ। और चौथा, एरिथमेटिक 1 1 जा 1 1 2 जा 2 वैसा टेबल बनाओ। तो अब जब तक उसको समझाए नहीं, तब तक उसको समझ में नहीं आता। तो सेंडर ने समझाना कुछ अलग चाहा, सामने वाला ने समझा कुछ अलग। टेक अनदर सिचुएशन व्हेन अ डेटा एनालिसिस, वो ऐसा बोले बर्न द डॉक्यूमेंट। अब बर्न द डॉक्यूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट जलाना नहीं होता, उसकी सीडी बनानी होती है। पर एम्प्लॉय ऐसा समझे कि जला देने, तो जल गए सारे के सारे। बात समझे? ये हुआ तुम्हारा सिमेंटिक बैरियर। मतलब जो बताया गया वो समझ नहीं पा रहे सामने वाले, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। तो यहाँ पे दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ऑडियंस का एनालिसिस करना चाहिए कि सामने वाला बैठा है ऑडियंस कैसा है। अगर वो मेरे जैसा है तो मैं मेरी लैंग्वेज में बात करूंगा, डॉक्टर डॉक्टर से बात करेंगे तो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर पेशेंट से बात करेंगे तो उसको बेसिक से सिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से यू एटीट्यूड, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, सुनने वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसी एटीट्यूड के साथ में अपने बात करनी है। राइट? अब देखो ये आपको है ना सब बताया गया कि बायोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स कौन कौन सी तरह के। एक तो फिजिकल इनकैपेबिलिटीज बायोलॉजिकल बैरियर में, जिसमें क्या हो सकता है? तो डिजीज, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, डिसलेक्सिया, वर्ड उल्टे पुल्टे लिखना, अल्जाइमर, भूल जाना, इंजरी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इलनेस। राइट? जबकि साइकोलॉजिकल बैरियर में देखो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, पेंट अप फीलिंग्स, यानी ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ, प्रेशर होना। इससे वो क्या होता है इंसान में? इंट्रोवर्जन, यानी वो अपने अंदर घुटता रहेगा। एक्सट्रोवर्जन, बड़बड़ाया करेगा। और एटीट्यूडल प्रॉब्लम्स, कई बार गुस्से में आ जाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर से लेक ऑफ फोकस, अपने फोकस नहीं कर पाते, ओवर कॉन्फिडेंस में जाते। प्री ऑक्यूपाइड नोशंस, पहले से ना माइंड में कुछ चलता रहता है। और प्रीजुडिस, किसी चीज के बारे में अपने पहले से सोच बना के रखते हैं। और साइकोलॉजिकल बैरियर्स में पर्सनालिटी स्टाइल है, ऑर्थोडॉक्सी, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। पर्सनालिटी स्टाइल यानी तुम्हारी बदलती है वो। ऑर्थोडॉक्सी यानी पुरानी ख्याल रखना। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन यानी अपने पहले से इन्हें समझ लेना क्या ये तो ऐसा ही है। समझे ना? और सिमेंटिक बैरियर में रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड, इनएप्रोप्रिएट टर्म्स, यूज ऑफ जार्गन, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, लैक ऑफ स्किल। और इसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, ये उसमें आएगा। और कोड स्विचिंग तो समझते हो ना? कोड स्विचिंग यानी बदलना, और मिक्सिंग यानी दो लैंग्वेज को एक साथ में मिला देना, हिंदी इंग्लिश को। एक्सेंट, टोन, टर्मिनोलॉजी, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, हम इन्हें एजम्पशन कर दे लेकिन उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता। ये तुम्हारे पर्सनल बैरियर्स हुए। अब इम्पर्सनल बैरियर्स, when the factors obstructing the process of communication lie outside the domain of a person, यानी मेरे अंदर नहीं है, मेरे बाहर की दुनिया वो, उसके कारण, और वो कम्युनिकेटर के साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो ये फैक्टर को अपने इम्पर्सनल बैरियर्स बोलते हैं। इम्पर्सनल बैरियर्स कल्चर में रूटेड होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड डिस्टेंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड,
flood, technical glitches, etc., leading to adverse consequences in communication. Impersonal barriers can be further categorized in 4 subcategories. इसमें पहले आता है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर यानी नेचुरल कंडीशन और एनवायरनमेंट जो तुमको डिस्टर्ब करेगा या डिस्टोर्ड यानी तुमको अपने गोल से हटाएगा. द इंटेंडेड कम्युनिक यानी कम्युनिकेशन लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग, और कई बार फेलियर हो जाता है कम्युनिकेशन में. जैसे ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, क्लोज डोर, बंद दरवाजे के अंदर बातें की जाना, नॉइज, आवाज बहुत अलग अलग तरीके आगे आएगा देखो. फिर वर्क प्लेस डिजाइन इश्यूज एंड टाइम, प्लेस एंड डिस्टेंस, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड फॉल्टी इक्विपमेंट. जिस तरह से बात करो, फोन पे बात करो, फोन बिगड़ा हुआ हो, ये सब फॉल्टी इक्विपमेंट में आता है. अब एनवायरमेंटल फैक्टर, उसमें देखो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें फ्लड, अर्थक्वेक, अवलांच है. अवलांच यानी क्या? बर्फ का तूफान आना. स्नोफॉल, थंडर एंड सीवियर विंड्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनकाइंड ड्यू टू देयर अनप्रिडिक्टेबल नेचर. दे मे नॉट इवन डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन साथ में कंप्लीटली थ्वाट, THWART लिखा है, थ्वाट यानी रोकना, ये प्रोसेस को रोकते हैं. राइट. इसके बाद में टाइम, प्लेस एंड डिस्टेंस. सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कोई इंसान, एग्जांपल से इस पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कोई इंसान काम करता हो, उससे बात करने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि अपने डे टाइम में बात करेंगे वो सोया हुआ होगा, उसके डे टाइम में अपने सो जाते हैं. राइट. ये टाइम लिमिट की डिफरेंट टाइम जोन का. उसके बाद में बड़ौदा में कोई रहता है और एक अरुणाचल प्रदेश में रहता है, इसमें टाइम तो चेंज हो ही जाएगा लेकिन बॉडी क्लॉक भी चेंज हो जाएगा. 1 आध घंटे का फर्क है वैसे टाइम में देखो तो. एंड येट अनदर एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्लेस, वो बैरियर कैसा है कि ब्रांचेस अलग अलग कंपनी की दुनिया भर में है, तो हर ब्रांच के साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए एक टाइम सिलेक्ट करना पड़ता है. तो मीटिंग कब करेंगे सबकी ब्रांच की? अगर वर्चुअल मीटिंग करनी हो तो कौन से टाइम पे करें, क्योंकि हर जगह पे टाइम अलग अलग होता है, तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो इसमें क्या करते हैं, अपने टेक्निकल चैनल्स यूज करते हैं, ज्यादा टेक्निकल चैनल्स यूज करते हैं, जिससे क्या रिकॉर्डेड वीडियोस भेज दिए जाए. राइट. और उसके बाद में उनसे फीडबैक भी रिकॉर्डेड लिया जाए. टेक्निकल प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस इन मीडियम यानी जिस तरह से बात करो, टेक्नोलॉजी तो है बराबर, उसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है पूरे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को. आज कम्युनिकेशन ज्यादा स्विफ्ट हुआ है, क्लियर हुआ है, सिंपल हुआ है, एक्यूरेट यानी एकदम परफेक्ट हुआ है, टाइमली एंड इफेक्टिव. बट एवरी मीडियम उसके खुद के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं. मैकेनिकल, टेक्निकल ब्रेकडाउन, टूट जाते, बिगड़ जाते, कंप्यूटर वायरस आता है उसमें, क्रैश हो जाते हैं वो, नेटवर्क कवरेज ना होना, fault in the machines can disrupt communication at any time. Therefore, one must choose a medium with the least number of faults, and an alternate plan of communication should be kept ready in case of emergent barriers. यानी कोई भी एक ऐसा प्लान तैयार रखना चाहिए. कैसा प्लान? कि जो ऑल्टरनेट प्लान हो अपने सामने, कि जो कोई भी बैरियर को, जो भी आए ना, उस बैरियर को रोक पाए. फिर नेक्स्ट आता है देखो वर्क स्पेस डिजाइन. वर्क स्पेस डिजाइन इन टर्म्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, वर्क स्पेस being far away from office or room of the employees, ये इसको डिफिकल्ट बनाते हो. इंस्ट्रक्शन, सजेशन एंड मेक प्लान्स एंड गेट फीडबैक. जैसे यहाँ एम्प्लॉइज फोन या तो ईमेल से बात करते हैं, तो अगर डिस्टर्बेंस ज्यादा हुआ फोन में, नेटवर्क बराबर ना आए, टेक्निकल ग्लिच आए, बीच बीच में नेटवर्क कनेक्शन चला जाए, इमर्जिंग न्यू कंसेप्ट ऑफ ओपन वर्क स्पेस एंड पैरेलल कम्युनिकेशन अप्रोचेस आर टर्निंग आउट टू बी इफेक्टिव. अब क्या करते हैं लोग, घर पे बैठ के काम करते हैं. अभी कल की बात है, ट्विटर ने 2 ऑफिस बंद कर दी और बोल दिया वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस बंद, भाड़ा बंद, पैसा बचाने. अब नॉइज इज अनदर वर्ड फॉर फिजिकल बैरियर्स एंड कैन बी आइडेंटिफाइड एज फिजिकल नॉइज. फिजिकल नॉइज यानी आवाज होना, रिटन नॉइज यानी लिखना नहीं बराबर से, जिसको बोलते हैं इलेजिबल हैंड राइटिंग. देखो ये रहा वर्ड इलेजिबल यानी वांची ना शकाय थे. टेक्नोलॉजिकल नॉइज, जैसे कई बार तो स्क्रिबलिंग का मतलब क्या, एक के ऊपर एक घोटते जाते हैं और क्या चेक चाक बहुत करे वो, प्रेजेंस ऑफ मेनी टाइपोग्राफिकल एरर्स, टाइपिंग में एरर्स हो, ये रिटन नॉइज है. टेक्नोलॉजिकल नॉइज का कनेक्टिविटी ना होना, साउंड नहीं आना सामने से, या तो फोन पे बात करने के टाइम पे भेज ही नहीं पाना आपने इंफॉर्मेशन को. फिर आता है उसके बाद में इंफॉर्मेशन ओवरलोड, when the communicator receives information more than that he can manage efficiently at one point of time, it poses a challenge for the communicator to communicate effectively. In the due course of managing this information overload, the communicator may miss some vital points
or misinterpret the message, or duplication of task may take place and pose it a barrier. यानी डुप्लीकेशन यानी एक ही चीज बार बार होना, मिस इंटरप्रिटेशन होना कम्युनिकेशन का। डेसिमिनेटिंग का मतलब रिमूव करना, डिस्ट्रॉय द फिजिकल बैरियर्स और इवन एलिमिनेटिंग देम leads to less distortion of message, making the communication process effective. अब देखो इसके बाद लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसकी हायरार्की यानी लेवल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, मल्टीपल चैनल नेटवर्क and communication functioning through the length and breadth of organization. Today, the organizational structure has undergone a major refurbishment due to globalization, modernization, digitization, expansion, and diversification. The existence of a mother company with its branches all over the world under the franchise system of organization, Unilever and Hindustan Lever, McDonald, etc., has presented various challenges to individual and group dynamics. ये बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के कारण रुकता है। और इसके कारण देखो कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। सबसे पहले आता है हायरार्की। हायरार्की यानी लेवल्स ज्यादा हो, ज्यादा लेवल्स नहीं उतनी ज्यादा परेशानी, बीच में इंफॉर्मेशन डिस्टोर्ट यानी खराब हो सकती है। स्टेटस रिलेशनशिप, इनकॉन्ग्रुएंसी, incongruency in superior subordinate relationships, इनकॉन्ग्रुएंसी का मतलब इनकम्पेटिबल यानी मतलब दोनों ही एक दूसरे को मैच नहीं कर पाते क्वालिटीज में। इंटरपर्सनल बैरियर्स बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स में ब्लॉक द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इन पर्सनल बैरियर्स एसोसिएटेड विद सुपीरियर्स आर मेंशन बिलो। देखो पहले तो जानबूझ के उनकी तरफ यानी सबऑर्डिनेट, ये पहले किसकी तरफ है समझो, इम्पर्सनल बैरियर इंटरपर्सनल बैरियर्स है ना, वो सुपीरियर्स के साथ में, ये प्रॉब्लम सुपीरियर का है, वो जानबूझ के है ना सबऑर्डिनेट की तरफ खराब बिहेवियर डेवलप करते हैं, इंफॉर्मेशन देते नहीं उनको टाइम पे, और एक ही चैनल से बात करो, फोन पे बात करने का, मैसेज करने का, ईमेल करने का, ऐसा इंसिस्ट करे जानबूझ के। और सुपीरियर्स ने सबऑर्डिनेट को ऐसा मानते हैं कि ये बेकार लोग हैं और इन पे भरोसा नहीं कर सकता। डिस्करेजिंग सबऑर्डिनेट के जब भी वो अपने साथ कम्युनिकेट करने आते हैं तो जानबूझ के उसको निग्लेक्ट किया जाता है। इंप्रेशन ऐसा कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो ऐसा जमाओ। और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द सुपीरियर्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अवेयरनेस ना होना सुपीरियर के पास। एट इंटरपर्सनल बैरियर्स एसोसिएटेड विद सबऑर्डिनेट्स आर लिस्टेड बिलो। पहले लिखा है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स ड्यू टू पास्ट। अब ये सबऑर्डिनेट की तरफ से गलतियां, पहले तो मुझे लगता है कि सुपीरियर ने पहले मुझे साथ में बराबर बिहेव नहीं किया तो अब भी मैं उससे बात नहीं करूंगा बराबर। तो यहाँ मोटिवेशन ना मिलना, इंसेंटिव ना मिलना, रिकॉग्निशन मान्यता ना मिलना किसी चीज के बारे में, तो ये सबसे भी अपवर्ड कम्युनिकेशन अफेक्टेड होता है। फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू द सीनियर लीडर्स, organizational policy, rules and regulations automatically create a psychological block amongst the subordinates, adversely affecting the free flow of information. ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी खराब होना, राइट, उससे भी साइकोलॉजिकल ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद में इनएडिक्वेट फैसिलिटी, बराबर फैसिलिटी ना मिलना, अपॉर्चुनिटी ना मिलना, रिजिड और कॉम्प्लिकेटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, यानी तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा या तो बुरा उसको चेक करने की जो सिस्टम है ना वो बराबर नहीं है। रिजिड यानी बहुत ही घटिया पुराने जमाने की रखी जो चेंजर नहीं होती है। बीइंग ऑफर्ड पीनट्स फॉर सब्सटेंशियल वर्क, यानी बड़े काम के लिए छोटा कॉम्पनसेशन देना, पीनट्स यानी छोटा कॉम्पनसेशन देना। एंड इनअप्रोप्रिएट लीव रूल्स, छुट्टियां बराबर से ना मिले। ओपन डोर पॉलिसी नहीं है, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे अपने उनको अप्रोच नहीं कर सकते, ये सब प्रॉब्लम्स है, राइट। सम अदर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर, एक तो लीडरशिप फेलियर है, फाइनेंशियल इनहिबिटर्स,
इनहिबिटर्स यानी रोकने वाली कोई चीज, पैसा रोकता है तुमको यानी पैसा नहीं मिलना। डिजिटल डिवाइड्स एंड चॉइसेस, डिजिटली कोई इंसान ऐसा है ना कि नहीं समझ पाता, मैं उसको समझा रहा हूँ कि तुमको कंप्यूटराइज सर्च करना है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। पुअर कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेस की रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी फिक्स एकदम, और म्यूचुअल ट्रस्ट और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट का ना होना। अब इसमें फाइनली आता है इंटरकल्चरल बैरियर्स। दो कल्चर के बीच क्या बैरियर्स है, क्या रुकावटें आती है कि तुम्हारी बिलीफ्स, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल, नॉर्म्स, नियम और प्रैक्टिस, लैंग्वेज, साइंस, सिंबल, ये सब चीजें। उसमें सबसे पहले आता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी यानी मतलब एंग्जियस यानी अपने ने कब एकदम बेचैन हो जाते हैं कि जब हमको लगता है कि हमको ये काम मिलना चाहिए, वैसा होता नहीं, हमसे काम नहीं हो पाना, तो हम फोकस नहीं कर पाते। ये यहाँ पे आएगा। इसमें एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है सुगावरा का, राइट, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर एथनोसेंट्रिज्म एंड जेनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म समझ लेना, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं सबसे ऊपर, मेरा कल्चर सबसे ऊपर, बराबर नहीं, यानी हम सबसे ज्यादा अच्छे लोग, बाकी सब बेकार। जबकि जेनोसेंट्रिज्म इसका ऑपोजिट है, हम सबसे घटिया, बाकी दुनिया अच्छी। तो एथनोसेंट्रिज्म में क्या याद रखना कि हमारा एथनिक ग्रुप यानी हमारा कल्चर सबसे अच्छा, और जेनोसेंट्रिज्म में हम ऐसा मानेंगे उल्टा बिल्कुल कि दूसरे की बिलीफ ज्यादा अच्छी, अपनी बेकार। ये दोनों ही खराब है। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मतलब हमें न ऐसा मानते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है ना, उसको पुराने ओपिनियन के हिसाब से मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग तो ऐसे ही होते हैं, बराबर ना। यानी मैं किसी के बारे में ऐसे दिमाग में बना लेता हूँ कि इस तरह के लोग ऐसा ही बिहेव करेंगे, तो ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइप हो गया। स्टीरियोटाइप है ना, एकदम से नहीं डेवलप होता, लेकिन उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। फिर आता है उसके बाद में प्रिजुडिस। प्रिजुडिस यानी किसी के बारे में पहले से सोच बना के रखना। इसमें क्या अनफेयर होता है, याद रखो, स्टीरियोटाइप तो अच्छा भी हो सकता है, पर प्रिजुडिस तो हमेशा नेगेटिव होता है। उसमें हमेशा अपने किसी के बारे में ऐसा कि साउथ इंडिया वाले ऐसे होते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले ऐसे होते हैं, गुजराती ऐसे होते हैं, ऐसा अपनी बिलीफ बना लेते हैं, पर नेगेटिव बिलीफ बना लेते हैं उसके बारे में, राइट। फिर आता है उसके बाद में लैंग्वेज डिफरेंस। लैंग्वेज डिफरेंस यानी लैंग्वेज में डिफरेंस आना। कोई अगर कोई अमेरिकन और इजरायली, ये दोनों अगर कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, तो अगर इसराइल में डोंट केयर बोलेंगे ना अबाउट सम ऑफ द चेंजेस, तो इसका मतलब क्या, अमेरिकन मैनेजर उसको कुछ अलग समझता है। डोंट केयर का मतलब जाने दो चलेगा ऐसा, पर डोंट केयर का मतलब ये तो देखो परवाह नहीं करता मेरी, ऐसा समझेगा कोई इंसान। तो ये भी है ना, अपने कई बार इडियोमेटिक रिलेवेंस यानी है ना, अपने कहावत बोलते हैं, वो कहावत अपने लिए समझ में आती है, पर सामने वाले को समझ में ना, तो उसका कुछ अलग मीनिंग निकाल ले। तो अपने लैंग्वेज के अंदर जब भी बोले जाते हैं ना वर्ड, वो लैंग्वेज दूसरी के अंदर जब भी उसको कन्वर्ट करके बोले, बराबर नहीं, तो इसमें गलतियां हो जाती है। फिर नॉन वर्बल डिफरेंसेस। नॉन वर्बल डिफरेंसेस का मतलब जेस्चर्स, एक्सप्रेशन से जो प्रॉक्सिमिटी, नजदीक जाके, आई कांटेक्ट से, एक्सपेक्टेशन से जो हम उस वक्त जब एक दूसरे से बात करते हैं ना, तब फेशियल मूवमेंट है, आई कांटेक्ट है, ये सब इसमें भी कई बार गलत हो जाता है। आंखें नीची रख के बात करना, कुछ कल्चर में अच्छा माना जाता है, कुछ कल्चर में बुरा माना जाता है। कुछ बोलेंगे आंखें चुरा रहा है, मतलब इसके दिल में खोट है। कुछ बोलेंगे आंखें ऊंची करके बात कर रहा है, बड़ों के सामने ऐसे बात करते हैं, समझे ना। तो इस तरह से नॉन वर्बल डिफरेंसेस आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कि चाइनीज पीपल कभी भी है ना गले नहीं मिलेंगे, वो खाली गर्दन झुकाएंगे, कमर से झुकेंगे वो लोग, राइट। टच हैज डिफरेंट मीनिंग। थाईलैंड के अंदर स्ट्रेंजर्स अगर टच करेंगे तो उसको रूड माना जाता है, बराबर। डेनिश वुमेन, ये देखो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है लास्ट वन। डेनिश वुमेन यानी डेनमार्क के वुमन, वो है ने स्टॉलर के बेबी को बाहर रख के चली जाएगी, मैनहट्टन में बाहर रख के चली गई, तो पुलिस ने उसको एक रात के लिए अंदर कर दिया कि तुम बच्चे को निगलेक्ट करके चली गई। क्योंकि जिस जगह से वो आई थी ना, उस जगह पे रेस्टोरेंट के बाहर रखा जा रहा था बेबी को, पर यहाँ पे उसको अलाउड नहीं किया गया। तो न्यूयॉर्क के अंदर इसी को, कोपनहेगन के अंदर यही चीज नॉर्मल है, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर ये चीज सेम चीज क्या बन गई, उसके लिए क्राइम बन गई, राइट। ओके, ये लास्ट है जेंडर बायस्ड। कई बार है ना अपने ऐसा बैट्समैन बोलते हैं, बैट्समैन बोलते थे पहले, अब क्या बोलते हैं, बैटर बोलते हैं। पीछे कारण क्या है, क्योंकि अब विमेन वर्ल्ड कप भी चालू हो गया, विमेन क्रिकेट भी चालू हो गई, तो बैटर बोलते हैं अब। पहले बैट्समैन बोलते थे, मैन
तो फिर वो वुमन को कैसे करेंगे, बेस्ट वुमन बोलेंगे, तो बेटर बोल दिया। इसी तरह से चेयरमैन बोलो ने तो अपने कोई कैसा बायस कर दे कि मेल होगा, पर चेयरपर्सन बोलो ने तो मतलब मेल फीमेल दोनों हो सकता है, समझे। और हिज टीम बोले ने तो गलत, द लीडर शुड लीड हिज टीम, तो हर टीम, द लीडर शुड लीड वंस ओन टीम, ऐसा लिखे ना तो चले, इसमें हिज और हर दोनों आ गया, समझे ना। तो चेयरमैन की जगह पे यहाँ पे क्या, सिटीजन, लीडर, चेयरमैन, ये सब मैन या तो वुमन कोई भी हो सकता है, ऐसा मान लिया जाता है। ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है, मिस्टर मिसिस भी बोला जाता है, बराबर ना। बस यहाँ तक अपने